खबरदार माँ जी, जो आपने सुबह सुबह उठकर मेरी नींद खराब की तो आपने क्या अपने बाल धूप में सफेद किए हैं? जो आपको इतनी भी समझदारी नहीं है कि अगर कोई सोया है तो खटपट की आवाज करके उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आपका क्या है, खुद तो रात भर और दिन भर सोती रहती हैं, लेकिन मुझे तो घर से लेकर बाहर तक के ढेरों काम देखने होते हैं। आपके बेटे की तो पैसे कमाकर लाने के अलावा कोई जिम्मेदारी ही नहीं होती। सारी जिम्मेदारियां तो मुझे ही उठानी होती है। उसमें भी आपको सुबह सुबह चैन नहीं रहता कि लग जाती हैं आंगन में झाड़ू लगाने। उसकी आवाज मेरे कानों को ऐसी चुभती है कि सुबह सुबह मेरा सारा मूड ही खराब हो जाता है। फिर सोचिए सारा दिन मेरा कैसा जाता होगा। लेकिन आपको इससे क्या, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ममता जी की बहू सुधा अपनी सासू माँ को शनिवार की रात को डांट रही थी ताकि वह रविवार की सुबह उसे देर तक सोने दे, क्योंकि रविवार के दिन उसके पति मोहित और उसका बेटा सोनू का भी छुट्टी का दिन होता है। लेकिन ममता जी ठहरी पुराने जमाने की, तो उनकी सुबह सुबह उठने की आदत थी। उनका मानना था कि सूर्योदय के पहले ही घर आंगन की साफ सफाई हो जानी चाहिए, जिससे घर में सकारात्मकता आती है। लेकिन सुधा इन सब बातों को नहीं मानती थी। उसका मानना था जब जागो तभी सवेरा। इस प्रकार दोनों सास बहू में नए और पुराने विचारों के बीच नोक-झोंक होती ही रहती थी। कभी कभी तो उनके झगड़े के बीच मोहित फंस जाता तो वह अपनी पत्नी सुधा को ही डांट डपट कर चुप करा देता, जो सुधा के बर्दाश्त के बाहर हो जाता। वह बात का बतंगड़ बना देती, लेकिन फिर ममता जी ही उनके सामने झुक जाती और मामला को शांत करती। कहते हैं अगर शरीर में बने घाव का समय रहते इलाज नहीं किया जाए तो वह धीरे धीरे नासूर बन जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के मन में पनप रही गलत फहमी का निवारण समय रहते नहीं किया गया तो वह भी नासूर से कम नहीं होता, बल्कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। बस यही गलत फहमी हुई सुधा को भी। सुधा को लगता कि मोहित ने शादी तो उससे की है, लेकिन वह उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता, न ही उससे प्यार करता है। वह तो केवल अपनी माँ का ही भक्त है। माँ ने जो कह दिया वह बस वही करता है। इसलिए वह ममता जी से नफरत करने लगी थी। लेकिन मोहित अपने घर में सामंजस्य बैठाकर चलने की कोशिश करता था, क्योंकि उसने बचपन से ही अपनी माँ को संघर्ष करते हुए देखा था। उसके पिता पोस्ट मास्टर थे। मोहित जब 5 वर्ष का था तब उसके पिता की कैंसर के 3rd स्टेज पर आ जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय उसकी माँ को पेंशन भी नहीं मिलती थी। जब ममता जी के पति की मृत्यु हुई तब ममता जी केवल 24 वर्ष की थी। इसलिए उनके रिश्तेदारों और पास पड़ोस, यहाँ तक कि उसके ससुराल वालों ने भी कहा कि वह मोहित को उनके पास छोड़कर दूसरी शादी कर ले, ताकि वह अपना भविष्य अच्छे से जी सके। लेकिन ममता जी ने अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचकर दूसरी शादी नहीं की। मोहित को उसके पिता का हिस्सा देना पड़ेगा, ऐसा सोचकर ममता के जेठ और देवर ने उन पर चरित्रहीनता का लांछन लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी ममता जी अपने बेटे को लेकर अपने मायके गई तो उनकी भाभियों ने उन पर चोरी का तो चरित्रहीनता का इल्जाम लगाकर उन्हें अपने घर से निकाल दिया। अब इतनी बड़ी जालिम दुनिया में, जहां यही समाज के ठेकेदार, जो लोग समाज को सुधारने की बात करते हैं, लालची भेड़ियों की तरह अपनी आंखें गड़ाए ऐसी विधवा औरतों का जीना हराम कर देते हैं, उसी समाज में ममता जी अपने छोटे से बेटे को लेकर उसके भविष्य को बनाने के लिए निकल पड़ी। साहस रूपी चादर ओढ़े अपने बच्चे का सहारा लेकर वह दिन भर लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन साफ करती तो कभी किसी के खेतों में जाकर मजदूरी करती। लेकिन
अपने बच्चे को एक सफल भविष्य देने में जुटी रहती। उसी बीच उन्होंने कई लोगों के ताने तो कई लोगों की गालियां भी सुनी। कभी कभी तो ममता जी को दिन भर काम करने के बाद भी रात में भूखा पेट ही सोना पड़ता, लेकिन उन्होंने अपने बेटे मोहित को कभी भूखा पेट नहीं सोने दिया। जब भी मोहित उनसे खाने के लिए कहता तो वे कह देती, बेटा मैंने पहले ही खा लिया था। लेकिन वह बाल सुलभ मन भोला भाला बच्चा उस समय क्या जानता कि माँ ने वास्तव में खाना खाया है या नहीं। लेकिन अब वह बड़ा हो गया है तो वे सारे क्षण उसकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति घूम जाते हैं कि किस तरह उसकी माँ ने अपने बच्चे के लिए अपनी सारी खुशियों का गला घोंटकर अपने बच्चे को उस मुकाम तक पहुंचाया है जो आज उनका बेटा एक सफल बिजनेसमैन बन गया। उसकी गिनती शहर के प्रतिष्ठित लोगों में होती है, लेकिन सुधा को अपने पति के इज्जत की कोई परवाह ही नहीं थी। मोहित चाहता था कि उसकी माँ को सारे जहां की खुशियां और सुख सुविधा मिले, लेकिन सुधा उसके विपरीत सोचती थी। वह अपनी सासू माँ को 1 घंटे के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, लेकिन मोहित के दबाव में आकर मजबूरन उसे अपनी सासू माँ की सेवा करनी ही पड़ती थी, लेकिन सिर्फ मोहित के घर पर रहते तक। जैसे ही मोहित घर से बाहर निकलता, सुधा अपने असली रूप में आ जाती। वह ममता जी से कहती, माँ जी चलिए आप बैठे बैठे घर के बर्तन साफ कर लीजिए, वरना बुढ़ापे में बैठी बैठी रहेंगी तो आपके शरीर को जंग लग जाएगा, फिर आपसे चलना फिरना भी नहीं हो पाएगा। और वैसे भी इसके पहले तो आप ये नौकरानियों वाले काम कर ही चुकी हो ना, फिर तो आपको कोई परेशानी ही नहीं होनी चाहिए। और हाँ, खबरदार जो आपने अपने बेटे से इस बारे में कुछ कहा तो वैसे भी आपका बेटा कई कई दिनों तक घर में तो रहता नहीं है। सोचिए फिर आपको खाना कौन देगा। दोनों टाइम का खाना चाहिए और आराम की नींद चाहिए, तो चुपचाप वैसा ही कीजिए जैसा मैं कहती हूँ। ममता जी बेचारी चुपचाप आंसू बहाती रही। मोहित बिजनेस के सिलसिले से कभी एक शहर से दूसरे शहर तो कभी एक देश से दूसरे देश भी जाता रहता था। उसका फायदा सुधा भरपूर उठाने लगी थी और मोहित आता तो ममता जी के साथ ऐसे पेश आती जैसे वह पूरी बदल गई है। और वह बात बात से मोहित को यह जतलाती भी थी कि वह ममता जी का कितना ध्यान रखती है। ममता जी भी मोहित से कुछ नहीं कहती थी, इसलिए मोहित भी निश्चिंत था। अपनी माँ की सुख सुविधाओं के बारे में सोचने से उसे लगता उसकी पत्नी तो उसकी माँ का ध्यान बहुत अच्छे से रख रही है। एक बार मोहित को बिजनेस में बहुत घाटा हुआ, इसलिए उसने विदेश से व्यापार करने की सोची और इस बारे में अपनी माँ और पत्नी दोनों से ही बात किया। सुधा को इस बात का बुरा लगा कि मोहित ने अपनी माँ से इस बारे में क्यों बात किया। उनको इस बारे में तो कुछ भी नहीं समझ में आता, इसलिए वह सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही बात करना चाहिए था। अब वह अंदर ही अंदर जल भून रही थी। अब उन्हें घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। मोहित ने कुछ रुपये अपनी माँ को दिए और कुछ ज़्यादा रुपये अपनी पत्नी को दिए और वह चला गया विदेश व्यापार के सिलसिले में। मोहित जैसे ही विदेश गया, सुधा ने ममता जी से यह कहकर उनके पास से रुपये मांग लिए कि उनको क्या काम है उन रुपयों का, लेकिन उसे तो घर चलाना पड़ता है। अब सुधा मोहित के विदेश जाते ही ममता जी को ऐसे दिखाने लगी जैसे वे दोनों एक दूसरे के साथ हैं। वह अब उन्हें बहला फुसला कर घर के सारे काम करवाती और जो बाकी समय बचता उसमें वह उनसे दूसरों के घरों में काम करने के लिए कहती, ताकि उनका घर खर्च चलाने में आसानी हो सके। और वह अपने घर में रहने का कारण यह बताती कि वह अपने घर की देखरेख भी कर लेगी और अपने बेटे सोनू को घर पर ही पढ़ा लेगी, ताकि सोनू को भी पता न चले
कि उसकी दादी कहाँ जाती है। अब सुधा ममता जी को दूसरे सोसाइटी में, जहाँ उसकी सहेली नीतू रहती है, वहाँ झाड़ू पोछा और बर्तन धोने के काम के लिए लगा देती है। और जैसे ही महीना पूरा होता है, सुधा पूरा पैसे ले लेती है। ममता जी के हाथ में 1 रुपए भी नहीं देती। फिर भी ममता जी खुश थी कि उनके बेटे को कुछ तो मदद हो जाती है। लेकिन तब तक मोहित का कारोबार अच्छा चल पड़ा था, उसे अच्छा मुनाफा हो रहा था। लेकिन सुधा लालच में आकर यह बात ममता जी को नहीं बताई और रोज ही काम पर भेज देती। जब मोहित विदेश से घर वापस आ गया, तब भी सुधा मोहित को समय पर खिला पिलाकर काम के सिलसिले से बाहर भेज ही देती थी, ताकि वह ममता जी को काम पर सही समय में भेज सके। लेकिन मोहित एक दिन अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने आपके लिए कोसा सिल्क की साड़ी लाया हूँ। आपकी बहुत इच्छा थी ना ऐसी साड़ी पहनने की। और वह साड़ी अपनी माँ को दे देता है और सुधा के लिए नहीं लाया, क्योंकि 2 दिन पहले ही मोहित ने सुधा के पसंद की साड़ी उसे भी लाकर दिया था। ममता जी के लिए कोसा सिल्क की साड़ी देखकर सुधा का तो पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह मन ही मन में जल रही थी, लेकिन उस समय कुछ नहीं कहा। लेकिन ममता जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तूने मेरे लिए इतनी महंगी साड़ी क्यों लाया? तू पहले अपने कारोबार को तो अच्छी तरह से जमा ले। तभी मोहित मुस्कुराकर बोला, माँ, आपके आशीर्वाद से जब से मैं विदेश से वापस आया हूँ, तभी से मेरा कारोबार अच्छा चलने लगा है। क्यों माँ, आपको सुधा ने नहीं बताया क्या? ममता जी आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे अपने बेटे के इस प्रश्न का क्या जवाब दे, क्योंकि बहू तो उन्हें अभी रोज ही यही कहकर दूसरों के घर में काम करने भेजती है कि उनके बेटे को बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो उसकी भरपाई हो सके। ममता जी ने सोचा, अगर मैं नहीं कहती हूँ तो झगड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर उतने में ही सुधा ने आकर बात को संभाल लिया और कहा, बताया था ना, है ना माँ जी, अब माँ जी की उम्र हो चली है मोहित, इसलिए माँ जी कभी कभी भूल जाती हैं, है ना माँ जी? ममता जी उस समय सब समझ रही थी कि बहू ऐसा क्यों कह रही है। लेकिन ममता जी भी उस समय अपने बेटे को सब कुछ बता देना चाहती थी। लेकिन बहू ने उन्हें आंखें दिखाकर चुप रहने का इशारा कर दिया, क्योंकि सुधा कई बार ममता जी को यह धमकी भी दे चुकी थी कि अगर वह अपने बेटे को उसकी शिकायत बताएगी तो वह सोनू को लेकर अपने मायके चली जाएगी, फिर रहना दोनों माँ बेटे। अपने बेटे का घर न टूटे, बस इसी कारण ममता जी शांत रह जाती। ममता जी के द्वारा कुछ भी न बताने पर मोहित को लगा सब ठीक ही है, इसलिए वह फिर से अपनी दिनचर्या में लग गया। मोहित के जाने के बाद ममता जी ने सुधा से कहा, बहू, अब तो मेरे बेटे का कारोबार भी अच्छी तरह से चल रहा है और अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं घर घर जाकर काम कर सकूं। इसलिए तुम सबके घरों में फ़ोन करके बता दो कि अब से मैं काम पर नहीं जा पाऊंगी। ममता जी के मना करने पर सुधा उन पर नाराज होते हुए बोली, हाय हाय माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ है, सारे सोसाइटी वालों के सामने मेरी नाक कटवाओगी क्या? कम से कम महीना पूरे होते तक तो आपको काम पर जाना ही पड़ेगा। जब ममता जी ने कहा, क्या होगा बहू, इतना ही ना कि वे लोग इस महीने का पैसा नहीं देंगे, और क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मुझसे अब ये सारे काम नहीं होते, क्योंकि कुछ दिनों से मुझे अस्थमा का असर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। लेकिन बहुत ही मजबूरी में जा रही थी बहू। सुधा ने जब देखा बुढ़िया अब ऐसे नहीं मानने वाली है, तो उसने कहा, अगर आपने पूरे महीने की तनख्वाह नहीं लाई तो मैं अपने बेटे सोनू को लेकर आज के आज यहाँ से चली जाऊंगी, फिर रहना अपने बेटे के साथ। ममता जी मजबूरन फिर से उस दिन दूसरे के घर में काम पर चली गई, लेकिन वापस नहीं आ पाई। वहीं रास्ते में ही बेहोश हो गई,
किसी ने उन्हें रास्ते में बेहोशी की हालत में देखा तो एम्बुलेंस बुलाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दिया। सिर में चोट लगने की वजह से ममता जी की याददाश्त चली गई, इसलिए उनके होश में आने के बाद जब वहाँ के डॉक्टर ने उनसे उनके बारे में या उनके घर वालों के बारे में पूछा तो वे कुछ भी नहीं बता पाई। ममता जी को कुछ दिनों तक अस्पताल में रखा गया, फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन ममता जी के लिए सवाल यह था कि वे जाएं कहाँ, क्योंकि न उन्हें अपना नाम याद था और न ही अपने परिवार वालों के बारे में याद था। 1-2 दिनों तक तो वे उसी अस्पताल के बरामदे में इधर उधर भटकती रही, लेकिन वहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहाँ अव्यवस्था फैलाने के इल्जाम में वहाँ से भगा दिया। अब ममता जी सड़क पर इधर उधर भटकने लगी। उधर मोहित सुधा से अपनी माँ के बारे में पूछा तो वह कहती, मुझे नहीं मालूम मोहित, माँ जी मंदिर जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद वहाँ से कहाँ गई तो मुझे पता नहीं। मोहित ने अपनी माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश किया, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। लेकिन सुधा अपनी सहेली रीतू को बार बार फोन करके पूछती रहती कि तुम्हारे घर मैंने माँ जी को भेजा था, वहाँ से कहाँ गई। लेकिन रीतू का एक ही जवाब होता कि वह 20 तारीख को काम करके गई हैं, तब से वापस आई ही नहीं। यहाँ से कहाँ गई वो तो मुझे भी नहीं मालूम। इधर ममता जी को कोई दया करके कुछ दे देता तो उसे खा लेती, या कभी पानी पीकर ही सो जाती, या कभी कभी तो उन्हें पानी भी नसीब नहीं होता था। एक दिन मोहित ने सुधा से कहा कि वह बिजनेस के सिलसिले से बाहर जा रहा है, लेकिन वह सिर्फ अपनी माँ को ही ढूंढने में दिन रात लगा दिया। सुधा मन ही मन खुश भी हो रही थी कि चलो ठीक ही है कि मोहित भी मान गया कि माँ जी के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है, और बुढ़िया सही समय में ही गायब भी हो गई, ताकि मुझे उसके बुढ़ापे में उसकी सेवा भी नहीं करनी पड़ेगी। उधर मोहित अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते एक चाय की दुकान में चाय पीने बैठा था कि उसी समय एक औरत अपने छोटे से बच्चे को अपनी छाती से लगाए दीनहीन दशा में लोगों से भीख मांगती फिर रही थी। किसी को दया आ जाती तो उसे कोई 1 रुपए तो कोई 5 तो कोई 10 रुपए दे देते। जब उसने मोहित के सामने हाथ फैलाया तो मोहित को अपना बचपन याद आ गया। उसकी माँ भी उसे ऐसे ही अपनी छाती से चिपकाए रहती थी। तब उन्होंने भी कई लोगों की झिड़कियां सुने और अपमान सहे थे, लेकिन तब उसे समझदारी नहीं थी। लेकिन आज उसे समझ में आ रहा था कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना त्याग किया है। वह उस औरत को पास के ही होटल में ले गया। वहाँ उसे और उसके बेटे को भर पेट भोजन करवाया और उसे कुछ रुपये भी दिए ताकि वह अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीद सके। वह औरत मोहित को ढेर सारे आशीर्वाद देती हुई वहाँ से चली गई। मोहित अपनी माँ को याद कर आंसू बहाता वहीं बैठा ही था कि एक बुढ़िया मोहित की तरफ पीठ किए एक आदमी से अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर कुछ खाने के लिए मांग रही थी। वह उसे बता रही थी कि वह 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाई है, इसलिए कुछ रुपये दे दो। मोहित की कानों में उस बुढ़िया की आवाज़ सुनाई पड़ी तो उसे वह आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने अपने आंसू पोंछे और झटपट खड़ा हुआ और दौड़कर उस बूढ़ी अम्मा के पास गया। वह अम्मा एक हाथ से लकड़ी के सहारे खड़ी थी और एक हाथ को आगे बढ़ाकर लोगों से भीख मांगती थी। मोहित जब उस अम्मा जी को सामने से जाकर देखा तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वह आओ देखा ना ताव उसने माँ कहकर उन्हें अपने गले से लगा लिया, क्योंकि वह बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि ममता जी ही थी। वह इधर उधर भटकते भटकते वहां तक पहुंच गई थी। मोहित जैसे ही ममता जी के गले लगा उन्हें सब कुछ याद आ गया, क्योंकि माँ की ममता इतनी प्रबल होती है कि वह अपने बच्चे के स्पर्श मात्र से ही यमराज से भी लड़कर वापस आ जाए।
तो उनकी तो सिर्फ याददाश्त ही गई थी। ममता जी भी अपने बेटे को गले से लगाकर उसकी पीठ पर अपने स्नेह भरे हाथ फेरकर खूब रोई। उन दोनों माँ बेटे का प्रेम मिलन देखने के लिए वहां आसपास के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। वहां उपस्थित अधिकांश लोगों की आंखें भी नम हो गई थी। जब ममता जी और मोहित का प्रेम मिलन हो गया, तब ममता जी ने मोहित से पूछा, बेटा, अभी तो तुम बहुत प्यार दिखा रहे हो, लेकिन तुम्हारी माँ कब से घर से गायब है, यह तुम्हें मालूम नहीं था क्या? कहीं अभी भी बहू और तुम्हारी चाल तो नहीं है मुझे ढूंढकर वापस घर ले जाकर फिर से किसी के घर नौकरानी बनाकर काम पर भेजने की? बेटा, अगर ऐसा है तो चले जाओ अभी के अभी यहाँ से। मैं सड़क पर भीख मांगकर ही जी लूंगी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार और तुम्हारा घर संसार। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मोहित आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, चलो उस होटल में बैठते हैं। वहाँ पहले पेट भर खाना खा लीजिए, उसके बाद सारी बातें बताइए कि आखिर सुधा ने आपके साथ क्या किया था। ममता जी अपने बेटे के साथ होटल में चली गई। वहाँ भरपेट खाना खाया और बोली, बेटा, सच सच बताना, क्या सच में तुझे पता नहीं है कि मेरे साथ सुधा ने क्या किया है? मोहित रोता हुआ बोला, माँ, सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि आपके साथ सुधा ने क्या किया है। तब ममता जी ने मोहित को वह सारी बातें बता दी जो सुधा ने उसके साथ किया था। अपनी माँ के मुंह से सारी बातें सुनकर मोहित को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन ममता जी ने उसे शांत करवाया और कहा, बेटा, क्रोध करने से बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, इसलिए जो भी काम करो शांति से सोच समझकर करो। मोहित ने माँ की बात मानी और अपनी माँ को सीधे घर में न ले जाकर एक वृद्धाश्रम में लेकर गया, जहाँ ममता जी की सहेली वंदना जी मिल गई, जो उस वृद्धाश्रम को चलाती थी। मोहित ने वंदना जी को सारी बातें और अपनी मजबूरी बताई और अपनी माँ को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखने के लिए निवेदन किया। वंदना जी बोली, अरे, इसमें निवेदन करने की कोई बात नहीं है बेटा। ममता तो मेरी बहन समान है, वह जितना दिन चाहे रह सकती है। अब मोहित अपने घर चला गया। उसे किसी भी काम में मन नहीं लगता था। वह उदास उदास सा रहने लगा था। अपने बिजनेस में भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसलिए अब घर में आमदनी भी ना के बराबर हो गई थी। सुधा मोहित से बार बार सामान लाने के लिए कहती, तो पैसे न रहने की वजह से मोहित घर पर सामान नहीं ला पाता था। अब मजबूरन सुधा को घर से बाहर काम करने जाना पड़ता था। उसने एक ऑफिस में काम करना शुरू किया। उसे वहाँ 10,000 रुपये मिलते थे, जो उसके बेटे सोनू के स्कूल की फीस, कॉपी किताब, ड्रेस और भी अन्य सामान खरीदने में खर्च हो जाते थे। अब सुधा अपने शौक के लिए रुपये भी खर्च नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसके पास उतने पैसे ही नहीं बचते थे। उधर ममता जी सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम वृद्धाश्रम की अन्य महिलाओं को सिखाने लग गई। उनके सिले कपड़े बाहर जाने लगे। उनके सिले कपड़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए वृद्धाश्रम में आमदनी बहुत ज़्यादा होने लगी। इसलिए अब टीवी, अखबारों में ममता जी का इंटरव्यू लेने मीडिया के लोग आने लगे। वंदना जी के वृद्धाश्रम की चर्चा चारों ओर होने लगी। इसलिए कई अमीर सज्जन लोग उस वृद्धाश्रम में डोनेशन देने लगे, ताकि उनके पैसे सही काम में उपयोग हो सके। ममता जी ने सोचा, जिस तरह मैं ठंड से ठिठुर ठिठुर कर कांप कर अपने दिन बिताए, वैसे ही कई हजारों लोग आज भी खुले आसमान के नीचे इतनी कड़ाके की ठंड में रात गुजारने के लिए मजबूर होते हैं। इसलिए क्यों ना उन्हें इस ठंड के मौसम में पश्मीना स्वेटर शॉल दिया जाए, क्योंकि प्रकृति तो सभी के लिए एक समान ही होती है। वह यह नहीं जानती कि यह गरीब है या अमीर, किसके पास स्वेटर शॉल है, किसके पास नहीं। ठंड या गर्मी तो सभी को एक समान ही लगती है।
वो तो मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार सुख या दुख भोगता है, तो क्यों ना हमसे जितना बन पड़े हम ऐसे पीड़ित लोगों को सुख देने की कोशिश करें। उन्होंने अपने यह विचार अपनी सहेली वंदना जी, जो कि उस वृद्धाश्रम की मैनेजर थी, उन्हें बताया, तो उन्हें भी यह विचार बहुत पसंद आया। वे दोनों लग गई हिसाब किताब लगाने में। दोनों ने हिसाब किया तो देखा वृद्धाश्रम के मैनेजमेंट के बाद भी सिर्फ 50,000 रुपए ही बचते हैं। ममता जी निराश हो गई कि इतने कम पैसे से क्या होगा, लेकिन वंदना जी को मालूम था उनके आश्रम में जितनी भी महिलाएं थी सभी अमीर घरों से ताल्लुक रखती थी, इसलिए उन्होंने अपना विचार सभी के सामने रखा। तो ममता जी के ऐसे नेक विचार के लिए पूरा वृद्धाश्रम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। सभी ने बढ़ चढ़कर डोनेशन देने की इच्छा जताई। जो लोग आज तक अपने बेटे बहू से डर डर कर जीते आए थे, अब उन्हें अपने अधिकार का उपयोग करने का साहस मिल गया और इतना धन इकट्ठा हो गया कि पूरा 250 करोड़ रुपये हो गए। अब वंदना जी और ममता जी के साथ साथ वृद्धाश्रम की सभी महिलाएं खुश थी। उन्होंने उन रुपयों से सबसे महंगे स्वेटर और शॉल, पश्मीना स्वेटर शॉल का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था पश्मीना स्वेटर शॉल मामूली ऊन के स्वेटर से 8 से 10 गुना ज़्यादा गर्म होते हैं, जो खुले आसमान के नीचे रहने वाले गौर गरीब लोगों को गर्म रखने में काफ़ी मदद करेगा। जब सारे स्वेटर की डिलीवरी हो गई तो वंदना और ममता जी ने एक शानदार पार्टी रखी, जिसमें कोई भी ज़रूरतमंद इंसान वहां जाकर खाना खा सकता था और उपहार में पश्मीना स्वेटर शॉल लेकर जा सकता था। धीरे धीरे इस बात की पता सुधा को भी चली, तो वह भी उन भिखारियों की लाइन में खड़ी हो गई। सबसे पहले स्टेज में वंदना जी ने सभी को कुछ ज्ञान की बातें बताई और कहा, आज हम जो यह पार्टी रख पाए और इतना कुछ कर पाए, इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे एक बहुत ही मजबूत और नेक इरादे वाले शख्स का हाथ है। आज अगर वो न होती तो शायद इतने लोगों के चेहरे में खुशी नहीं होती। तो मैं चाहती हूँ उनके साहस और सहयोग के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वहाँ उपस्थित लोगों ने बहुत ही उत्साह और जोश के साथ तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। सुधा भी उत्साहित थी कि कौन है वह शख्स। वह भी उसे देखना चाहती थी, लेकिन ममता जी की कार का टायर पंचर हो जाने के कारण वह समय पर नहीं पहुंच पाई। इसलिए सभी लोग खाना खाने लग जाते हैं और वंदना जी सभी लोगों को एक एक करके स्वेटर शॉल देने लगती हैं। तभी ममता जी भी अपने बेटे मोहित के साथ पहुंच जाती हैं। सुधा उसी समय स्वेटर लेने वंदना जी के पास पहुंच जाती है। तभी वंदना जी ने कहा, सभी लोग जो स्वेटर शॉल लेने की लाइन में खड़े हैं, अपनी अपनी जगह में खड़े हो जाइए। और सुधा, जो कि वंदना जी के पास स्टेज पर खड़ी थी, वंदना जी ने सुधा से कहा, देखिए, यही वो साहसी और बुलंद इरादे वाली महिला है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचने में भरपूर सहयोग दिया है। तो क्या आप इन्हें फूलों का हार पहना देंगी? सुधा का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा और ममता जी को अपनी नजरें झुकाए फूलों का हार पहना दिया। सुधा के हार पहनाते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सुधा उसी समय ममता जी के पैरों में गिरकर रोती हुई माफी मांगने लगी। तभी ममता जी ने उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर उठाते हुए कहा, अरे अरे, लगता है बराबर खाना पीना ना मिलने की वजह से आप कमजोर हो गई हैं। थोड़ा अच्छा खाया पिया करो और सेहत के तरफ ध्यान दिया करो। वैसे आपका नाम क्या है? मैंने आपको पहचाना नहीं। लगता है काम की अधिकता के कारण आप अपने आप के लिए समय नहीं निकाल पा रही होंगी, इसलिए शायद समय से पहले ही बूढ़ी नजर आ रही हैं। वंदना जी, इन्हें एक की जगह 2 स्वेटर और शॉल दे दीजिएगा। हो सकता है काम की अधिकता के कारण इन्हें सप्ताह भर में धोने का टाइम मिलता भी होगा या नहीं।
2 स्वेटर होंगे तो इन्हें धोने और पहनने में सुविधा होगी ना। ममता जी की एक एक बातें सुधा को तीर की तरह चुभ रहे थे। वह नीचे सिर किए चुपचाप ममता जी की बातें सुनती रही और वहां से स्वेटर लिए बिना ही जा रही थी। तब ममता जी बोली, अरे आपने तो स्वेटर लिया ही नहीं। यहाँ स्वेटर की कोई कमी नहीं है। आपके लिए तो 2-2 स्वेटर शॉल का ऑफर है और आप बिना स्वेटर शॉल लिए जा रही थी। क्या बात है? और हाँ, यहाँ का स्वादिष्ट खाना खाया कि नहीं? अगर नहीं खाया हो तो जरूर खाकर जाइएगा। यहाँ भरपूर भंडारा है। यहाँ किसी को भूखे पेट नहीं रखा जाएगा। सुधा 2-2 स्वेटर शॉल पकड़ी और चुपचाप अपने घर चली गई। उसने सारी बातें फोन करके अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ बोली, ठीक है बेटी, तू कल ही वृद्धाश्रम जाना और अपनी सास के पैर पकड़कर माफ़ी मांगना और उनसे कुछ पैसों की मदद करने के लिए कहना। घर चलने के लिए मत कहना। तब सुधा अपनी माँ पर भड़कते हुए बोली, चुप करो माँ, आपके बहकावे में आकर मैंने अपना ही घर बर्बाद कर डाला और आप कह रही हैं सास से बस पैसों की मदद मांगना। आप कैसी माँ हैं जो अपनी ही बेटी का घर बर्बाद करने में लगी हैं। और एक मोहित की माँ हैं, उन्होंने अपने बेटे को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। देखो, उन्होंने अपने बेटे को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि मोहित को सारी सच्चाई पता भी चल गई, लेकिन न ही उसने मुझे मारा पीटा, न ही मुझसे लड़ाई झगड़े किया, बल्कि वह वृद्धाश्रम जा जाकर अपनी माँ की सेवा करता रहा। और पता है माँ, कल भी माँ जी किसके साथ आई थी? अपने बेटे मोहित के साथ। अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, बल्कि अपने मन की सुनूंगी। वह दूसरे दिन वृद्धाश्रम गई और अपनी सासू माँ से रो रो कर माफ़ी मांगने लगी। मोहित भी वहीं पर था। वह मोहित से भी माफ़ी मांगी, लेकिन मोहित बोला, तुमने मेरी माँ से कहा था ना, अपने बच्चे को लेकर अपनी माँ के पास चली जाओगी, तो जाओ, खुशी खुशी जाओ, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं तुमसे बिना कुछ कहे अपनी माँ की सेवा करने वृद्धाश्रम चला आया, क्योंकि आज मेरी माँ की बहू ने उनके साथ ऐसा किया तो कल तो हमारी भी बहू आएगी, अगर वह भी ऐसा ही करेगी। तो इसलिए मैं पहले से ही तैयारी कर चुका हूँ। अपने पति की बातें सुनकर सुधा को तो मानो काटो तो खून नहीं। अब वह क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह थोड़ी देर रोती हुई ममता जी के पास जाती, तो कभी वंदना जी के पास जाती, तो कभी मोहित के पास, लेकिन कोई भी उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं था। फिर ममता जी को कुछ देर बाद दया आ गई तो उन्होंने कहा, देखो बहू, जो जैसा करेगा वैसा तो उसे भरना ही पड़ेगा, चाहे तुम हो या मैं। इसलिए आज से और अभी से सुधर जाओ। अब तुम किसी को भी तकलीफ नहीं देना और अब घर जाओ। मैं मोहित को समझाकर घर भेज दूंगी। मेरा पोता सोनू घर पर अकेला होगा। ममता जी की बातें सुनकर सुधा खुश हो गई और वह अपने घर चली गई, लेकिन मोहित अपनी माँ के बिना अपने घर जाने को तैयार ही नहीं था। लेकिन ममता जी ने उसे बहुत समझाया कि वह अपनी अंतिम सांसें वृद्धाश्रम में ही लेना चाहती है। तब वह अपने घर गया, लेकिन वह हर तीज त्योहार में अपनी माँ से मिलने जरूर वृद्धाश्रम जाता था और वहाँ जितनी भी वृद्ध माँ थी सभी के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर जाता। अब सुधा का व्यवहार भी बदल गया था। वह भी अपने पति के साथ वृद्धाश्रम जाती और अपनी सासू माँ की सेवा किया करती थी। तो दोस्तों, कर्म फल तो मिलकर ही रहता है। जब मनुष्य गलती करता है और उसका परिणाम तुरंत नहीं मिलता तो ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन जब बुरा परिणाम मिलता है तो सुधार करने का मौका भी नहीं मिलता। इसलिए कभी भी किसी को भी सताना नहीं चाहिए। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।